जय हिंद बच्चों। आज क्लास 11th फिजिक्स के 6 चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का 10th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 6.10। आप जो भी मेरा लेक्चर देखेंगे या जो भी मेरा वीडियो देखेंगे उसमें मैं जो नंबर आपको बताता हूँ वो कंटिन्यूटी से है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये 10th लेक्चर है, इसका मतलब इससे पहले मैं 9 लेक्चर इस चैप्टर के सीरीज से बना चुका हूँ, 6.1, 6.2, 6.3 एंड सो ऑन। तो अगर आप कोई भी चैप्टर मेरा कंप्लीटली देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको एक ऑर्डर में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप अपना कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। देखो, कोई स्प्रिंग जब हम लेते हैं और उस स्प्रिंग को खींचते हैं तो खींचने पे जब हम छोड़ते हैं तो वो अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो जब हमने कोई स्प्रिंग लिया, ना उसको हमने स्ट्रेच किया ना उसको कंप्रेस किया, तो जिस पोजीशन में वो होता है वो उसकी रिलैक्स्ड पोजीशन होती है। उस टाइम उसमें किसी भी टाइप की कोई एनर्जी नहीं होती, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसकी बात कर रहे हैं वो एनर्जी उसमें नहीं होती है। वो एनर्जी कब आती है? हम किसी स्प्रिंग को खींच लें, स्ट्रेच कर दें या किसी स्प्रिंग को दबा दें, कंप्रेस कर दें, तब उसमें जो एनर्जी आती है वो हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग कहलाती है। तो हमें उसी का ही एक्सप्रेशन ड्राइव करना है कि किसी स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो उसमें जो एनर्जी आ जाएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का फॉर्मूला मिल जाता है तो हम उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग है जिससे हमने एक ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को अटैच कर रखा है जिसका मास स्मॉल है। ये एक ही डायग्राम है लेकिन हमने इसको 3 बार इसलिए बनाया है कि इस ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है इसकी अलग अलग पोजीशन हमने दिखा रखा है। तो आप देख सकते हैं ये x = 0 लिखा है कि इस पॉइंट, और यहाँ पर मैंने कैपिटल M लिखा है, ये मीन पोजीशन है। यानी कि इस पोजीशन में, यानी कि जो पहला डायग्राम आप बोल सकते हैं, इसमें ये जो स्प्रिंग है ना तो स्ट्रेच्ड है और ना ही कंप्रेस्ड है, ना तो खींचा हुआ है ना दबा हुआ है। इस टाइम इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसमें किसी भी टाइप की कोई एनर्जी नहीं। उसके बाद हमें ये निकालना है कि हमें इस मीन पोजीशन से, देखो ये लाइन जो ड्रॉ कर रखी है ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें क्या करना है, इस बॉडी को जिसका मास स्मॉल एम है इसे खींचकर कहाँ तक ले जाना है? E तक ले जाना है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब इससे आगे हम नहीं ले जाएंगे। ले जा तो सकते हैं लेकिन हम नहीं ले जाएंगे। तो हम इसे M पॉइंट से, हम इसको भी M पॉइंट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये M पॉइंट, ये हमारा M पॉइंट और ये हमारा M पॉइंट। तो हम इसे M पॉइंट से अगर E पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट तक ले जाते हैं इस बॉडी को खींच के, तो बॉडी से लगा हुआ है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग भी खींचेगा, तो स्प्रिंग में आई एनर्जी। तो हमें वही निकालना है कि इस स्प्रिंग में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा M है और फाइनल पॉइंट E है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दो पॉइंट के बीच में, M और E के बीच में 2 पॉइंट और कंसीडर कर लेंगे। जैसे मैंने तीसरा डायग्राम बनाया है तो हमने M पॉइंट ये है और E पॉइंट यहाँ पर होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये है। तो हमने क्या करा, इस M पॉइंट और E पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट ले लिए जिसको हमने P और Q पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने ये 2 पॉइंट इसलिए लिए कि हम ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट को P से Q तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा वो हम निकालेंगे। उसकी हम इक्वेशन बना लेंगे। P से इस ऑब्जेक्ट को Q तक जो ले जाएंगे तो हम कितना वर्क डन करेंगे उसकी इक्वेशन बना लेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेट करके ये निकालेंगे कि M से लेकर E तक ले जाने में इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास M है कितना वर्क डन हुआ। अब बात आ रही वर्क डन क्यों निकालेंगे, बात डेरिवेशन तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखो, जितना हम वर्क डन करेंगे वो वर्क डन ही इस स्प्रिंग में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देखो, आप इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल समझ सकते हो। आपके पास एक रबर है, हेयर बैंड जैसी या इलास्टिक रबर, आप उसे खींचते हो और किसी के सामने छोड़ देते हो, एक हाथ से पकड़े रहते हो तो उसकी चोट लग जाती है। अगर आप उस रबर को ज़्यादा जोर से खींचोगे और छोड़ोगे तो उसे ज़्यादा चोट लगेगी।
तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला आप जितना ज़्यादा खींच रहे हो, यानी आप जितना ज़्यादा वर्क डन कर रहे हो, उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है और इसीलिए वो ज़्यादा जोर से टकरा रही है। आपने गुलेल देखा हो, गुलेल में 2 रबर लगी होती है और हम उसमें पत्थर रखते हैं, खींचते छोड़ते हैं, तो क्या होता है? हम जितना ज़्यादा खींचते हैं उतनी वो रबर ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, उतना ही पत्थर दूर तक जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा खींचेंगे आप, जितना ज़्यादा वर्क डन करेंगे, उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। इसीलिए M पॉइंट से E पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट को जब हम ले जाएंगे तो इसके साथ ये स्प्रिंग भी अटैच है, ये खींचेगा। तो आप जितना वर्क डन करोगे वो वर्क डन ही इस स्प्रिंग में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब स्टोर हो जाएगा क्या? इसका मीनिंग यही हुआ कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही आप इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा, इस तरफ, और फिर इनर्शिया की वजह से इधर से इधर चले जाएगा, यानी कि जैसे ही यहां तक खींच के छोड़ेंगे तो इस तरीके से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, फिर ये रेस्ट में आ गया। तो आपने तो यहां खींच के छोड़ दिया, तो ये क्यों ऑसिलेट करने लगा? क्योंकि आपने जब खींचा तो आपने वर्क डन करा, वो वर्क डन इसमें एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? छोड़ते ही ये खुद ऑसिलेट करने लगता है। तो इसीलिए हम वर्क डन यहां पर निकालेंगे स्प्रिंग को M पॉइंट से E पॉइंट तक ले जाने में। स्प्रिंग बोलो या इस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं हम, M पॉइंट से E पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा। इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला लगाएंगे। एक साइंटिस्ट थे हुक्स, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उसको यूज करेंगे। तो उस डेरिवेशन को करने से पहले हम हुक्स लॉ को समझेंगे। देखो हुक्स लॉ बड़ा सिंपल है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, अब ये हुक्स लॉ है क्या, इसको समझना। हुक्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए फ्लोर है, ये कोई स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, इसकी कोई लेंथ है, मान लिया इसकी लेंथ L है। अभी ये स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है, दबा हुआ है, ना ही स्ट्रेच, रिलैक्स पोजीशन में। आपने इसे क्या किया? इसे स्ट्रेच किया, यानी कि इसे ऊपर की तरफ खींचा, तो ये इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, ये। अब ये तो इसकी एक्चुअल लेंथ थी L, अब आपने इतना खींच लिया, यानी कि X जो है इसमें एक्सटेंशन कर दिया, आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और इसको इतना खींच लिया। अब आप ये समझिए, जब आप इसे ऊपर की तरफ खींचते हो, हम किसी भी स्प्रिंग को ऐसे करके लंबा करते हैं, तो आपने अगर करके देखा होगा, खींचा होगा, तो आपको लगता है वो स्प्रिंग हम पर एक अपोजिट फोर्स लगाता है नीचे की तरफ। अगर हम किसी स्प्रिंग को दबाएंगे तो हम पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा, यानी कि हम तो इसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ, हमने तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, स्प्रिंग ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो गया, उसकी लेंथ बढ़ गई, X लेंथ बढ़ गई, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ। हम किसी स्प्रिंग को ज्यादा देर तक ऐसे खींच के नहीं रख सकते, क्योंकि हम ज्यादा तक खींच रहेंगे वो हम पर फोर्स लगाता रहेगा तो हम थक जाएंगे। तो हुक्स ने कहा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स F होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X के होता है, यानी कि आप जितना इस स्प्रिंग को ज्यादा खींचोगे या अगर स्ट्रेच कर या कंप्रेस कर रहे हो, दबाओगे, तो जितना X ज्यादा होगा, खींचने पर लेंथ बढ़ी, कितना X बढ़ गई, दबाने पर कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जितना X जो है ज्यादा होगा, चाहे खींचने की बात कर रहे हो चाहे हम दबाने की बात कर रहे हो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X के होगा। अब क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट लगाते, कांस्टेंट यहां पर आ जाता है K। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस K की वैल्यू स्प्रिंग के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपने देखा स्प्रिंग में भी अलग अलग टाइप के स्प्रिंग होते हैं, कोई हार्ड स्प्रिंग होता है, कोई सॉफ्ट स्प्रिंग होता है। तो K की वैल्यू स्प्रिंग के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यहां पर एक माइनस लगा देते हैं, माइनस के इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट ये कर रहा है X और F का डायरेक्शन अपोजिट है, X ऊपर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि हम खींच रहे हैं तो उसमें एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये नीचे की तरफ लग रहा है। बात समझ में आया? इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, यानी X ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर X कितना है 0, जैसे जैसे ऊपर ले जाते हो स्प्रिंग को खींचते जाओगे X बढ़ता जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन नीचे। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है हुक्स लॉ का फॉर्मूला कहलाता है F = -kx, जिसको हम यूज करेंगे। बच्चों कोई भी चीज जब हम टॉपिक बताते हैं तो वो टॉपिक में बहुत सारी चीजें होती हैं,
ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपका डाउट होगा, उस डाउट में जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे उस के बेस पर मैं एक लेक्चर बना दूंगा और आप उसे देख सकते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब हम इसको रब कर देते, इसकी ज़रूरत तो हमें है नहीं, हमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ लिखेंगे। हम अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये लिख दिया हमने, इसको समझ लिया। अब जब हमने बात की कि हम इस ऑब्जेक्ट जिसका मान स्मॉल है में P से Q तक ले गए तो वर्क डन कितना होगा। देखो जो डिस्प्लेसमेंट P से Q के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन वो स्मॉल है, कितना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों Fx या Fs, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको समझना है यहाँ P से Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो dx है, तो हमने यहाँ लिख दिया है dx। dx का मतलब स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, F के ऊपर एरो लगा दिया, dx के ऊपर एरो लगा दिया और यहाँ डॉट लगा दिया। dw को हमने एज इट इज लिखा, F के प्लेस पर F का मैग्नीट्यूड। देखो F यहाँ वेक्टर के साइन के साथ है, एरो के साइन, यहाँ एरो नहीं लगाया हमने, तो बोले F के प्लेस पर F का मैग्नीट्यूड, dx के प्लेस पर dx का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है cos 180। cos 180 इसलिए है, हम इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, हम इसको लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं, समझ में आया। और हम इस पर इधर ले जा रहे हैं, एक चीज समझना, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि हम तो इसको इधर से इधर ले जा रहे हैं, यानी कि ये जो dx है इसका डायरेक्शन, इस dx का डायरेक्शन इधर हो गया। अब बात हो रही कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, देखो हम तो अप्लाइड फोर्स तो इधर लगा रहे हैं, अप्लाइड लेफ्ट टू राइट ये। अब जो रीस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरह, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट होता है। अब हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, रीस्टोरिंग फोर्स इधर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस F और इस dx के बीच में एंगल कितना है 180, क्योंकि dx का डायरेक्शन इधर है, F का डायरेक्शन इधर है, तो हमने लिख दिया cos 180। तो dw इक्वल्स टू F dx, cos 180 की वैल्यू -1 होती है और ये आ गया हमारा F dx और यहां माइनस आ गया। अब हमने क्या करना है, इस F के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देना है, तो dw माइनस F के प्लेस पे क्या लिखेंगे -kx और dx के प्लेस पे dx, तो ये हो गया हमारा dw इक्वल्स टू kx dx। इतना समझ आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्या, यानी कि हमें टोटल वर्क डन निकालना है m से लेकर e तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में जो वर्क डन होगा। तो हमने dw, देखो इंटीग्रेशन दोनों तरफ होता है, तो इस साइड क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन dw का तो w हो जाएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड तो हम साइन नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली लिख देंगे, और राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे kx dx। अब समझना है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू देख रहे हो, x की वैल्यू कितनी 0, और जब यहां से यहां तक ले गए तो x की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर, यानी कि जो भी होगी 10 सेंटीमीटर 20 जो भी है, तो हम लिमिट लगाएंगे 0 से x, यानी कि 0 से x डिस्टेंस तक इस ऑब्जेक्ट को खींचने पर कितना वर्क डन होगा। तो w इक्वल्स टू कांस्टेंट है k बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से x और x dx। उसके बाद क्या करेंगे, w इक्वल्स टू k, x dx का इंटीग्रेशन होता है x, देखो x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, इसका मतलब 1 है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x जो ये x है इसको लिखेंगे, इसके ऊपर जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। अब इस पर कोई पावर नहीं, 1 है, तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2, पूरी पावर को नीचे लिख देंगे इसके, यानी कि यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और जो ये लिमिट लगी नीचे लगी लोअर लिमिट, इसे नीचे लगा देंगे, ऊपर जो लगी अपर लिमिट उसे एज इट इज लगा देंगे। तो w इक्वल्स टू k, इसके प्लेस पर अपर लिमिट। अब बात समझना, देखो ये x एक जैसा लग रहा है,
लेकिन आपको समझना इस x को हटाना है, इस x को लिखना है, तो ये हो गया x। अब क्योंकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा दी, अगर यहाँ क्यूब लगा होता तो क्यूब, 4 पावर लगा होता 4, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, फिर इस x को हटाएंगे, इसकी जगह 0 लिख देंगे। अब आपने इस x की जगह पर 0 लिखा तो स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर ही आएगा अपॉन। अब देखो कई बार बच्चों को लगता है कि ये क्यों लिख दिया x का स्क्वायर, वो 0 का स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 0 का स्क्वायर 0 था, हाँ 0 का स्क्वायर 0 था, लेकिन आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो W इक्वल्स टू K और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। ये वर्कडन आया, यानी कि M पॉइंट से E पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में कितना वर्कडन हुआ, इतना वर्कडन हुआ। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दिस वर्कडन विल अपीयर्स इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टेटमेंट लिखकर और इस W को हटाकर हम U लिख देंगे और हाफ KX स्क्वायर, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। U एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने यहाँ लिख दिया, W हटा दिया, U लिख दिया। स्टेटमेंट लिखने के बाद कि हमने जो वर्क डन करा वो इस स्प्रिंग में एनर्जी की फॉर्म में दिखेगा। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, आसान सा छोटा सा डेरिवेशन है। इससे रिलेटेड एक ग्राफ है, वो भी पूछा जाता है, पहले आप ये नोट कर लें, उसके बाद मैं ग्राफ बताता हूँ और उसको कैसे बनाना है वो बताता हूँ। ओके, अब बच्चों हमें ये देखना है कि जो ग्राफ है उसको कैसे बनाएं। देखो पहली चीज समझ लो, जब ये स्प्रिंग से ही अटैच बॉडी जिसका मास स्मॉल m है यहाँ पर है, यानी कि मीन पोजीशन पर है, तो ये स्प्रिंग ना तो स्ट्रेच्ड है ना ही कंप्रेस है, इसमें एनर्जी नहीं। अब क्या होता है, जब हम इस ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है इस ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, और जब हम E पॉइंट पर ले जाकर इसे छोड़ते हैं तो इस तरीके से ऑसिलेट करने लगता है। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये M पॉइंट से, अगर हम आइडियल केस लें, M पॉइंट से यहाँ तक जा रहा है E तक, तो M पॉइंट से यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट बना लिया E डैश, और M से जितना डिस्टेंस E का है यहाँ तक उतना ही M से लेकर E डैश का है, इसको भी मैं X बोल सकता हूँ, लेकिन ये माइनस में X, इसको मैंने मीन पोजीशन मान लिया, नहीं कि नंबर लाइन का अगर 0 मान लिया तो राइट में प्लस में डिस्टेंस ले लिया प्लस x, और लेफ्ट में ये हमने माइनस में, इसको मैं प्लस लिख देता हूँ, समझ में आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो आपको समझना है, जब ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा होगा और ये E इस पॉइंट पर होगा, तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि जैसे करके जाएगा तो उधर रुकेगा, रुक के ही तो फिर रिटर्न होगा। जब वहां से चलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और फिर ये जब इधर चलेगा, इधर कम होते होते इस पॉइंट पर 0, यानी इन दो पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर होगी इसकी 0, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये यहाँ पर भी 0 हो जाएगी, 2 पॉइंट पर 0। तो इन 2 पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, तो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर, और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब अगर हम मीन पॉइंट पर देखें तो मीन पॉइंट या मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ये चीज अब आप समझना है, जब ये ऐसा ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा तो यहाँ पर जाके रुकेगा, जब रुकेगा तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब जब वहां चलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे आकर मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि इस पोजीशन पर ये स्प्रिंग ना तो स्ट्रेच्ड है ना ही कंप्रेस्ड है, तो यहाँ पर रिलैक्स पोजीशन में, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। अब फिर इधर चलेगा तो ये स्प्रिंग फिर दबना स्टार्ट होगा। अब इसकी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ से चलेगा काइनेटिक एनर्जी कम होते होते इस पॉइंट पे आएगा, काइनेटिक एनर्जी फिर 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी इस पॉइंट पर। अब हमने क्या करना है, हमें ये देखना है कि मीन पोजीशन से दूर जाने पर कौन सी एनर्जी बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी, चाहे राइट हैंड साइड जाए चाहे लेफ्ट हैंड साइड, और कौन सी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। मीन पोजीशन से दूर जाने पर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इस तरफ जाएं या इस तरफ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसमें हम इस तरीके से बनाएंगे, ये वर्टिकल लाइन बनाया, ये हमारी मीन पोजीशन होगी x इक्वल टू 0, यहाँ प्लस में x लिख दिया और यहाँ माइनस में x। समझ आया, बिल्कुल इसी तरीके मीन पोजीशन है, x की वैल्यू 0, राइट
प्लस में x लिया, लेफ्ट में माइनस में x ले लिया है, ये ओरिजिन। अब इस पॉइंट पर ये जो वर्टिकल लाइन है, पहले समझना, ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को रिप्रेजेंट कर रही, वर्टिकल लाइन दोनों ही बढ़ रही है ऊपर की तरफ। अब हमें समझना है कि इस पॉइंट पर यानी मीन पोजीशन पर अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो x बढ़ रहा है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, तो जब हम मीन पोजीशन से इधर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो हमने इसको ऐसे करके कर्व बनाना है। अब कर्व क्यों बनाना वही बताऊंगा, और ऐसे ही इस टाइप से यहां बना देना। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से जैसे हम ऐसे आगे जाएंगे, अगर यहाँ पॉइंट ले लें, यहाँ x बढ़ेगा, इधर पहुंचे x और बढ़ गया, ऐसे इधर पहुंचे x बढ़ रहा है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पॉइंट हमने ऐसे लिया है, ऐसे थोड़ा ऐसे रफली एक मार्क लगा लो, यहाँ पर आ गए, और ऐसे यहाँ पर एक इस तरीके से ऐसे मार्क लगा लो। अब ये 2 पॉइंट रहेंगे। ये मार्क इसलिए लगाया कि अब हमें ऐसे ग्राफ ले जाना, इसको आगे पीछे नहीं होगा हमारा। अब क्या करना है, इस पॉइंट पर जो भी एनर्जी है भाई, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी। अगर हम इसको ऐसे करके ले जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो एनर्जी कम हो रही है, यानी एक्स बढ़ रहा है। क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी, 0, क्योंकि वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। तो इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट पर एनर्जी, क्योंकि ये तो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक को भी कर रहा है, पोटेंशियल को। अगर हम ऐसे करके चले तो ऐसे क्या हो रहा है, बढ़ते यहाँ पहुंच गए। यानी कि ऊपर एनर्जी क्या था, यहाँ पर मैक्सिमम, जैसे हम ऐसे चलते जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी 0। तो जब डिस्टेंस मैक्सिमम है तो कौन सी एनर्जी 0 हो जा रही, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी का हो गया। और ऐसे ही इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। देखो एक चीज समझना है, ये कर्व क्यों बनाया, कर्व इसलिए बनाया कि जो एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि U जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। इसीलिए ये ग्राफ इस तरीके से कर्व किया। अगर U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, तो ये लाइन हम सीधी बनाते हैं ऐसे करके, कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, समझना, ऐसा बनाते हैं। लेकिन U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के, इसलिए ये ग्राफ ऐसा कर्व जा रहा है। तो आपको समझना, ये इस टाइप का, ये U बन गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, और ये उल्टा U इस तरीके, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लाइन क्या हो जाएगा, वो टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये ग्राफ आपको समझना है। ये इस डेरिवेशन के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, उसके बीच में आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसा वेरिएशन आता है, उसका आप ग्राफ ड्रॉ करें। आप ये पॉइंट कहीं भी थोड़ा यहाँ बना लें, ऐसे तो क्लियर रहेगा थोड़ा सा। तो आप इस ग्राफ को बनाएंगे वहाँ पर। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।